स्टूडेंट दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रिटेन बाय W.H. ऑडेन। इट वॉज द 100 मार्क्स पोएम, ओके, जिसमें हम लोग फुल समरी हिंदी में देखेंगे, जो बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए सारे स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, जो साइंस हो या आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स, जितने भी स्ट्रीम तीनों हैं वो तीनों के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो है। तो इसमें मैंने आपको इजी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं लाइन बाय लाइन समरी प्रोवाइड किया हूँ। ऑथर के बारे में भी हम लोगों ने जो पोएट मतलब हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इट इज रिटेन बाय W.H. ऑडेन। ठीक है, ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग पोएम होने जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटेन बाय जॉन डॉन और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन के द्वारा। वो दोनों का पोएम का मैंने डिस्कस किया था विथ समरी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसकी जितनी भी एक्सरसाइज थे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सारे को मैंने आप लोगों का एक वीडियो में बनाकर डाला था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अगर ना देखा हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो मेरा वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, वहां पर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास 12 वाले के लिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सारे स्ट्रीम के लिए 100 मार्क्स की इंग्लिश पूछती है और उसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस पोएम को आज हम स्टार्ट करेंगे, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें हम आज बात करेंगे इसकी लाइन बाय लाइन कंप्लीट समरी, और उसके बाद ऑथर के पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि W.H. ऑडेन थे क्या, उनका पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, ऐसे W.H. ऑडेन का जो जन्म हुआ था, इनका जो मतलब इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में जाके वो अमेरिका बस जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो W.H. मतलब क्या होता है, वॉस्टन ह्यूज ऑडेन, इनका पूरा नाम वॉस्टन ह्यूज ऑडेन था। इनका जन्म यॉर्क जो एक इंग्लैंड में शहर है वहां पर 21 फरवरी 1907 को हुआ था। ठीक है, ही मूव टू ब्रिंघम ड्यूरिंग चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड के दरमियान में वो ब्रिंघम जाते हैं एंड वॉज एजुकेटेड एट क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड, और वहां पर क्राइस्ट चर्च स्कूल में वो शिक्षा तालीम ग्रहण करते हैं। एज ए यंग मैन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोएट्री, एंड शुरू से ही ये प्रभावित थे थॉमस हार्डी के राइटिंग से, रॉबर्ट फॉस्ट के राइटिंग से, विलियम ब्लेक, एमिली डिकिंसन के राइटिंग से, गेयर मैनले हॉपकिंस एंड ओल्ड इंग्लिश वर्सेस, ये सारे जो राइटर्स थे ये सभी से ये प्रभावित थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑडेन जो थे, ऑडेन वाज अ लीडिंग लिटरेरी इन्फ्लुएंसर इन द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रमुख प्रभावशाली साहित्यकार थे, है ना, जिनके लिए कविता जो था ना मतलब एक गंभीर खेल थी और हर विषय पर कविता लिखने की प्रतिभा थी, यानी हर एक विषय पर ये क्या करते थे, कविता लिखते थे। ठीक है, तो अब ये मान लेते हैं, हम देखते हैं कि इनकी जो हर विषय की बात आती है तो इन्हें कैमेलियन, जैसे कैमेलियन गिरगिट जो होता है अपने सिचुएशन के अनुसार क्या कर लेता है, रंग बदलता है। रंग बदलना का मतलब होता है कि अपने आप को चेंज करना। तो ऑडेन भी उसी टाइप से थे, कैमेलियन लाइक एबिलिटी इनमें थी, एंड सिचुएशन के अनुसार ये राइटिंग लिखते थे, राइट पोएम ऑलमोस्ट एवरी वर्सेस, है ना, सारे वर्सेस को का कमांड था इनका। ऑडेन ट्रैवल इन कंट्री फ्रॉम टॉर्न बाय पॉलिटिकल स्ट्राइफ इन्फ्लुएंसेस अर्ली वर्क, है ना। इन्होंने ग्रेजुएट किया था फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन 1928 में इनकी ग्रेजुएट फाइनल हुई थी, एंड दैट सेम ईयर हिज कलेक्शन पोएम वाज प्राइवेटली प्रिंट। इन्होंने कुछ जो पोएम लिखा था, है ना, उसको मतलब उन्होंने प्राइवेट। अब यहाँ बात करते हैं डिस्कसिंग अबाउट 1930, ओके, 1930 the help of T.S. Eliot, Auden published another collections of the same name, है ना। T.S. Eliot के साथ उन्होंने एक पोएम और पब्लिश किए, एंड दैट फीचर्स डिफरेंट कंटेंट। इसमें मतलब कंटेंट जो थे पहले वाले पोएम कलेक्शन से अलग थे, और इन्हें जो मतलब इन्हें एक पुलिजर प्राइज दिया गया था 1948 में, है ना, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। एक द एज ऑफ एंजाइटी एक पोएम था, उसके लिए इन्हें पुलिजर पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो पुलिजर प्राइज था 1917 में जो था, मतलब 1970 में स्टार्ट किया गया था। ये पुलिजर जो प्राइज थे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलिजर ने की थी। उन्हीं के नाम पर यह पुलिजर जो अवार्ड था, पुलिजर प्राइज नाम पड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ही वाज, मतलब W.H. ऑडेन की बात करते हैं तो ये वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट थे, वर्सेस, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। तो इसके बाद इनका जो अर्ली पोएम था एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर आइडियाज, बट हिज लेटर पोएम आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन। कह सकते हैं कि शुरुआती के दिनों में W.H. ऑडेन की जो कविता में आत्म जागरूकता तथा राजनीति की झलक दिखती थी, पर बाद के दिनों में कविता में जो W.H. ऑडेन ने खुलकर ईसाई धर्म का क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। W.H. ने विभिन्न प्रकार के स्टैंजा के रूप को और मतलब कह सकते हैं कि मीटर की खोज की, मतलब पद यानी स्टैंजा, फॉर्म और मीटर की खोज की। तो ये मीटर या फॉर्म क्या होता है? तो ऑडेन एक्सप्लोर अ वैरायटी ऑफ स्टैंजा, फॉर्म एंड मीटर्स। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे कि he had a passion for word coining and using archaic words which make him at times difficult to understand। यानी जो कह सकते हैं कि W.H. ऑडेन ने अपनी कविता में बहुत सी वर्ड कॉइनिंग का मतलब होता है निर्मित शब्द, और आर्केइक मतलब जो प्राचीन या प्रचलित जो शब्द का जो था ना, वो प्रयोग बड़ी मात्रा में किया, जिससे उनकी कविता को मतलब जो अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत ही कठिन हो गया। बाद में 1939 के जो स्टार्टिंग में ही ऑडिश ने इंग्लैंड छोड़ दिया और सदा के लिए अमेरिका जाके बस गए। W.H. ऑडेन के काम जो थे ना, दो चरण में विभाजित कर सकते हैं उनके, मतलब 2 टर्म उसको कह सकते हैं। पहला जो उन्होंने इंग्लैंड में रचा और दूसरा जो उन्होंने अमेरिका में बसने के बाद किया। तो पहला इंग्लैंड में जो रचा उस एक टर्म को कहेंगे, फिर अमेरिका में बसने के बाद जो उन्होंने राइटिंग जो लिखा उसको सेकंड टर्म बोलेंगे। उनकी इंग्लैंड की प्रमुख जो मतलब जो राइटिंग थी उसमें से एक था द ओरेटर्स, है ना। उसके बाद द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंज, स्पेन एंड अदर। जो नोटेबल वर्क जो अमेरिका में उन्होंने काम किया वो न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एक्किलीज। तो पुलिजर प्राइज जो अमेरिका में जो काम के लिए उनको अकेलीज इसको बोल सकते हैं। द प्रेजेंट लिरिक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनएक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, द एस्पिरेशन that are not fulfilled and the sense of loneliness in which every individual lived and died। कह सकते हैं कि जो मतलब ये हम जो आज पोएम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो है मतलब ये मानव के जो आकांक्षाएं होते हैं, डिजायरनेस होती की पूर्ति नहीं होने से हताश होना तथा अकेलापन की जो भावना फीलिंग आती है, जिसमें हर व्यक्ति रहता है और मर जाता है को, मतलब इस तरह से उसको मतलब ड्रॉ किया गया है, बताया गया है W.H. ऑडेन के द्वारा। इस कविता में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका जो मृत्यु हो गई थी वियना ऑस्ट्रिया में 29 सितंबर 1973 को इनका जो डेथ हो गई थी, ठीक है। तो हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। तो फर्स्ट स्टेंजा को हम देखते हैं। सबसे पहले स्टेंजा बताने से पहले मैं आपको ये पूरी बता कि इस मतलब जो पोएम में W.H. का जो इंटेंशन है कि जब कोई भी मानव क्या होता है कि जब जीवित रहता है तो अपने लाइफ स्टाइल में जीने की, मतलब जब जीवित रहता है तो उसमें जो उसकी ख्वाहिशें होती है, हर एक आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है, लेकिन वो आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता और मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक्सपीरियंस जो W.H. ऑडेन ने अपने पोएम के माध्यम से बताने की कोशिश की है, काफ़ी ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने क्या किया इसमें एक्सप्लेन किया। तो हम लोग लाइन बाय लाइन स्टेंजा को समझते हैं। फर्स्ट स्टेंजा को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। तो यहाँ पर आप देखेंगे फास्ट, लास्ट,
गॉन, ऑन, मतलब इस तरह से राइमिंग स्कीम बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको दे सकते हैं ए बी बी, इस तरीके से राइमिंग स्कीम आप इसका निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या कहने की, जैसे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जैसे पतझड़ का जब मौसम आता है या तो सवेरे पत्तियां जो होती हैं पेड़ पौधे का वो झड़ जाते हैं, मानो ऐसा लगता है कि जैसे अब वो बंजर हो चले हैं। नर्सेज यहाँ पर नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, यहाँ पर छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे फूल भी जो हैं वो भी अब नहीं बचे हैं। वो भी अगर कह सकते हैं कि जो मतलब जो आसपास जो वृक्ष के यानी पेड़ के जो आसपास जो रहते हैं उगे हुए, या फिर पेड़ पर जो टिके होते हैं जो, तो वो भी अब क्या करें, मतलब वो भी अब नहीं टिकेंगे, वो भी अब कहाँ चले जाएंगे, अपने कब्र की ओर जा रहे हैं, यानी नर्सेज टू ग्रेव आर गॉन। तो धीरे धीरे कब्र, यानी ग्रेव का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कब्र है। और नर्सेज फ्लावर का मतलब जैसे आप गिरने के बाद जो होता है ना, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो ग्राउंड पर देखते हैं आप, पौधे जब गिरते हैं पेड़ों से तो नीचे ग्राउंड पूरा सज जाता है। तो कहने का मतलब फिर लेकिन कुछ देर के बाद, टिकने के बाद कुछ दिनों या देरों के में वो भी क्या होते हैं, वो भी सूख जाते हैं, वहां से हट जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन होता है। हमारा जीवन को भी मतलब जब हम जीते हैं तो हमारी एज जब ढलने लगते हैं तो हमारी जीवन भी उसी प्रकार से हो जाता है कि हम लोग भी कब्र की ओर अब मतलब चल दिए होते हैं। तो यहाँ पर भी फ्लावर्स जो है ना, एंड प्राम्स गो रोलिंग ऑन, जो प्राम्स एक प्रकार का गाड़ी है जिसमें 3 चक्का होता है। जब बच्चा बड़ा होता है ना तो चलने लगता है, चलने के लिए तो वो क्या करता है कि उसको पकड़कर चलना सीखता है। तो जो ये पतियां का सेंस है, तो पतियां भी अब उसके सहारे मतलब वो कब्र की ओर अब धीरे धीरे जा रहे हैं। तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे हम लोग लाठियों के सहारे, लास्ट में जो कब्र जाने से पहले लाठियों का यूज करते हैं, सहारा का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पतियों का सेंस लाइफ से जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। तो यहाँ पर विस्परिंग नेबर्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो एजेंट या मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी कह सकते वी कैन से डेट कि जो मैसेंजर कौन होता है डेथ का, यमराज के पास जो दूत आते हैं यानी मैसेंजर्स आते हैं वो आ चुके हैं। अब इधर उधर करके वो हमें अब ले जा रहे हैं, खींच कर ले जा रहे हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, प्लक मतलब जिस तरह से हम पौधे को तोड़ते हैं उसी प्रकार से अब मैसेंजर जो दूत हैं हमें मौत की ओर मतलब यहाँ से खींच कर ले जाएंगे। किन से खींच कर ले जाएंगे, डिलाइट मतलब खुशी का सेंस मतलब क्या हुआ, हम किसके साथ रह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो फैमिली से हमें अब ले जाएंगे, हमारा दिन अब खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से फ्लावर्स का जो दिन खत्म हो चुका है, जैसे हम लोग तोड़ लेते हैं उसी प्रकार से मैसेंजर हमें तोड़ लेंगे, अपने फैमिली से क्या करेंगे, अब दूर लेके चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पर है, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीच। यहाँ पर बात कही गई है कि जैसे हम लोग को बर्फ में क्या होता है कि जब बर्फ में हाथ ऐसा फील होता है जैसे वो जम चुका है, तो क्या होता है कि जैसे ऑटम सीजन में क्या होता है कि ऑटम में भी पतझड़ झड़ जाते हैं, बर्फ की जितने भी टुकड़े होते हैं वो सभी पेड़ पर पड़े होते हैं, जिसके वजह से पेड़ पौधे के पत्तियां झड़ जाते हैं, सब बंजर टकला की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम मर जाएंगे, यमराज जब हम उनके दूत जो हमें लेके जाएंगे तो हमारा भी उसी प्रकार से जो भी हाथ काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर देगा। मतलब हम लोग भी, हमारा हाथ जम जाएगा, ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हम जो इधर उधर मूवमेंट हमारे बॉडी जेस्चरिंग कर रहा है वो सब बंद हो जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नीड, हम लोग अकेला हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग तो साथ में नहीं मरेंगे, अपने फैमिली के साथ में तो नहीं मरेंगे। इसलिए यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि लॉनली ऑन द सेपरेट नीड, हम लोग अकेले पड़ जाएंगे, हम लोग वहां पर कोई भी नहीं मेरे साथ जाएगा, ऐसा ये मतलब पोएम में पोएट कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा की हम बात करते हैं कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक एंड बैक ट्रैक। यहाँ पर देखेंगे राइट लाइट फ्लीज नीज, ये सारी राइमिंग स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि हम लोगों में मतलब मेरे मरने से पहले मतलब अपनी आंखों से हजारों मृत्यु को मैंने देखा है। किसी को जला दिया गया है, किसी को शमशान में गाड़ दिया गया है, किसी को मतलब कैफीन जो मतलब
क्रिश्चियन जो होते हैं उनको पेटी में रखकर, लकड़ी के जो पेटियां होती है कैफिन उसको बोलते हैं, उसमें रखकर उसको जमीन में गाड़ दिया गया है। तो ये सारे चीजें जो अपने मतलब कह सकते हैं कि हमने अपने आंखों से मृत्यु को देखा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। आर्म्स रेज स्टीफी टू रिप्रूव इन फर्स्ट एटीट्यूड ऑफ। यहाँ पर पोएट ने कहने की कोशिश की है कि आर्म्स रेज स्टीफी टू रिप्रूव, मतलब कहने का तो जो गॉड है ना वो हमारे अंदर इतनी प्यार मतलब भर देते हैं, इमोशन भर देते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ इतनी को बाउंडेशन जो रिलेशन होता है वो बाउंड हो जाता है, मतलब स्ट्रेंथ बाउंडेशन हो जाती है, जिसके वजह से हम उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम लेकिन फिर एक दिन वही भगवान जिन्होंने काफ़ी प्यार बांधा वही हमें कहते हैं कि आप मतलब प्यार मतलब जो प्यार है उसको छोड़ना पड़ता है, हमें मजबूरन उनसे जुदा करते हैं और हमें ले जाते हैं डेथ की ओर यानी मृत्यु की ओर। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर भगवान को ये क्यों करते हैं कि वो हमें प्यार में इतना ज़बरदस्त तरीके से को बॉन्डिंग कर देते हैं, बांध देते हैं और फिर हमें अकेला मतलब मरने के लिए अकेले लेकर चले जाते हैं, है ना। तो ये झूठी प्यार, ये झूठी मतलब ताकत, ये सभी भगवान को नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब कवि कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहना चाह रहे हैं कि द स्टार्विंग थ्रू द leafless wood, trolls run scolding for their food, and the nightingales is dumb and the angel will not come। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कवि का कहना है कि जो भूखे से मर रहे हैं शुष्क वन में, यानी स्टार्विंग थ्रू द leafless wood, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पूरी बर्फ की वजह से कि पूरा मतलब पेड़ जो है ना लिफलेस हो चुका है, बिना पत्ती का हो गया है, बिना पत्ते का हो गया है ना, पूरा बंजर हो चुका है। ट्रोल्स स्कॉल्डिंग ऑन देयर, और चीख रहे हैं, है ना, भूख के मारे चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। एट द नाइटिंगेल इज डम एंड द, यहाँ पर कोई भी अब मतलब ऐसा पेड़ हो गए कि वो मतलब बंजर हो चुका है और नाइटिंगेल अब यहाँ नहीं रहा। जो नाइटिंगेल गाता था हमेशा खुशियों से जो नाइटिंगेल हमेशा गाता था, उनकी गुनगुनाहट, उनकी जो बोली से हम लोग खुश होते थे, आज उनकी आवाज सुनने के लिए हम तरस रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब कोई नाइटिंगेल ना बचा है यहाँ पर, कोई एंजल विल नॉट कम, अब कोई एंजल परी नहीं आते यहाँ पर, आत्माएं चिकती पुकारती दौड़ रही है भोजन की तलाश में, ऐसा यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल could bless travelers in their last distress। यहाँ पर जो कवि का कहना है कि ठंड जो है ना, ठंड जो अनहोनी ठंड जो है ना वो आगे बढ़ चुकी है, मतलब आ चुकी है, एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंच चुकी है। लिफ्ट्स द माउंटेन लवली हेड, जो मतलब पहाड़ की जो चोटियां होती है तो उसकी सुंदरता देखने को बन रही है ना, एंड उस मतलब उस सफेद जो आइस से ढका हुआ जो पहाड़ है, उनकी जो क्लाइमेक्स है, उनकी जो चोटियां हैं वो काफी सुंदर है और देखने बन रहा है, जिसका सफेद झरने मतलब जो होते हैं उनसे जो झरनाएं गिर रहे, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेज ट्रैवल इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी कह रहे हैं कि जो उससे जो झरनाएं गिर रहे हैं वो काफी मतलब वो हमें प्यास बुझा सकती है, उससे वो हमें आनंद दे सकती है ना, रही अंतिम बाधाओं में मतलब आनंद दे सकती, लेकिन कभी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं कि जब लास्ट स्टेज में जीवन के पहुंच जाते हैं तो वहां पर हम जीना चाहते हैं, फिर भी हम जी नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि हम मौत के करीब आ चुके हैं और हमारे बहुत सारे इच्छाएं होती है जिसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कवि के इस पोएम के अनुसार ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई हमारी जीवन काफी छोटी है, इस छोटी जीवन में हम क्या करते हैं कि झगड़ा करके बहुत सारे चीज़ों को हम लोग अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, हमारी जीवन छोटी है और हमें झगड़ा, किसी की शिकायत, किसी का आलोचना करके नहीं गुजारना है, हमें खुशी खुशी बिताना है। अगर खुशी खुशी बिताएंगे तब ये जीवन मतलब साकार होगा। इसीलिए हमारा जीवन छोटी है और ये कब जीवन कब किसके साथ क्या हो जाएगा किसी को कुछ भी नहीं पता, इसीलिए जीवन को हंसते खेलते हमें गुजारना चाहिए। तो आई होप
ये समरी बहुत ही अच्छी थी और आपको पसंद भी आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं, थोड़ा सा मतलब रिटेन वे में आप लिख लेंगे, वहाँ वीडियो को हम ये करते हैं। तो इसी समरी को आप देख लीजिएगा, वीडियो को मतलब जो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया ना, सेम चीज़ यहाँ पर आपको ये समरी में मैंने रिटेन वे में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके आप इसे देख लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो जीवन होती है काफ़ी छोटी होती है और इस छोटी सी जीवन में हमें हंसते खेलते क्या कर लेना चाहिए, गुजारना चाहिए। और इस जीवन को कभी भी किसी को मतलब बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि उसने मुझे मारा, उसने पीटा, शिकायत करने में हम लोग, आलोचनाएं करने में हम लोग अपना बिता देते हैं जीवन को। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए इस जीवन में। तो इस समरी को आप मतलब देख लेंगे। इस समरी को मैंने आपको रिटेन वे में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्लीट इसकी ऑब्जेक्टिव और जो ग्लॉसरी और आंसर क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर दूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे जरूर। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर देंगे, और अगर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन स्टूडेंट को हेल्पफुल हो जाएगा ये वीडियो जिन्हें मतलब पैंडेमिक के वजह से वो अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए, उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल वीडियो होगा। तो इस समरी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।